हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज़। ये इसका पार्ट 1 है। इसके आगे के पार्ट अन्य वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट 1। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइटोपैथोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है यहाँ पर ग्रीक, लैटिन, अरेबिक या फिर ऑल। तो फाइटोपैथोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। पहला वर्ड इसमें फाइटो मीन्स होता है प्लांट, और दूसरा वर्ड है इसमें पैथोस मीन्स होता है सफरिंग, और लोगस मीन्स होता है स्टडी करना। तो कोई भी प्लांट है जो किसी भी डिजीज़ से ग्रसित है और उसके हमें काजल एजेंट को जानना, इसके अलावा उसको हम कैसे मैनेजमेंट करें, ये प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, आयरिश फेमीन किस वर्ष फैली? ऑप्शन है यहाँ पर 1867, 1845, 1943, नॉन ऑफ दीज। तो आयरिश फेमीन या आयरलैंड का अकाल ये 1845 में फैला था। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1867 में श्रीलंका में काफ़ी रस्ट फैला था काफ़ी तेज़ी के साथ, और 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था, जिसके कारण धान की फसल नष्ट हो गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, बंगाल फेमीन किस रोग के कारण फैला था? ऑप्शन है यहाँ पर लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कॉफ़ी रस्ट, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। तो बंगाल फेमीन जो रोग है वो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस के कारण फैला था, जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जबकि आयरलैंड में जो अकाल पड़ा था उसके लिए लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो रोग जिम्मेदार था। कॉफ़ी रस्ट ये श्रीलंका में फैला था, और डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स ये फ्रांस में रोग होता था, जिसके कारण बोर्डियाक्स मिक्सचर की खोज की गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कॉफ़ी रस्ट किस रोग जनक से होता है? ऑप्शन यहाँ पर हेमेल्थोस्पोरियम ओराइजी, हेमेलिया वेस्टाट्रिक्स, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, प्लाज्मोपारा विटिकोला। तो कॉफ़ी रस्ट का जो पैथोजन होता है हेमेलिया वेस्टाट्रिक्स है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हेमेल्थोस्पोरियम ओराइजी ये ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस या धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग है का पैथोजन है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस ये आलू का पछेती झुलसा या लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो का पैथोजन है। प्लाज्मोपारा विटिकोला ये डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स या फिर अंगूर के मृद रोमिलास्ता का पैथोजन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नोवा प्लांटेरम जेनेरा बुक किसने लिखी? ऑप्शन यहाँ पर लीनियस, थियोपिस्टस, पीए माइकेली या फिर टिलेट। तो नोवा प्लांटेरम जेनेरा बुक पीए माइकेली के द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने सबसे पहले तरबूज पर फंगस के जो स्पोर हैं, बीजाणुओं हैं, उनको देखा था और इसका अध्ययन किया, इसलिए इनको फादर ऑफ माइकोलॉजी या फिर कवक विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। लीनियस ने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, और इनकी बुक जो फेमस है सिस्टेमा नेचुरे है। इसके अलावा एक और इन्होंने बुक लिखी थी स्पीसीज प्लांटेरियम, ये भी बुक काफ़ी इनकी फेमस है, और इनको फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन के रूप में जाना जाता है। थियोप्रिस्टस इनको फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। इन्होंने द नेचर ऑफ प्लांट्स, इसके अलावा रीजन ऑफ वेजिटेबल ग्रोथ ये बुक लिखी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है? ऑप्शन यहाँ पर ब्रेफेल्ड, रॉबर्ट कोच, फ्लोर, एंटोन डिबेरी। तो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंटोन डिबेरी को माना जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एंटोन डिबेरी ने लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो के विषय में काफ़ी अध्ययन किया, और इन्होंने ये भी सिद्ध किया कि ये रोग फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस के द्वारा होता है। इसके अलावा इन्होंने हेट्रोसियस जो भिन्नाश्रयी नेचर के ब्लैक रस्ट फंजाई होते हैं, इसकी खोज भी इन्होंने ही की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, बंट फंगस के जीवन चक्र के खोज का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन यहाँ पर लीवेनहॉक, प्रीवोस्ट, वंडर प्लैंक या फिर एंटोन डिबेरी। बंट फंगस के जीवन के खोज का जो श्रेय है वो प्रीवोस्ट को जाता है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लीवेनहॉक ने फर्स्ट माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था,
जबकि वंडर प्लैंक ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेसिस्टेंस के बारे में बताया था। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस और वर्टिकल रेसिस्टेंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी के रूप में किसको जाना जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर वंडर प्लैंक, डीनियर, शेफर्ड या फिर ऑल। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी के रूप में हम वंडर प्लैंक को जानते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा जो डीनियर हैं, इन्होंने वायरॉइड टर्म दिया था, जिसको इन्होंने सबसे पहले पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज में खोजा था। इसके अलावा जो शेफर्ड हैं, इन्होंने सैटेलाइट वायरस को डिस्कवर किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के पहले वैज्ञानिक जिन्होंने कवकों को एकत्रित कर उनकी पहचान की। ऑप्शन है यहाँ पर के.आर. कीर्तिकर, बी.वी. मुंदकर, डॉक्टर के.सी. मेहता या फिर ई.जे. बटलर। तो भारत के पहले वैज्ञानिक थे के.आर. कीर्तिकर, जिन्होंने सबसे पहले कवकों को एकत्रित किया और उनकी पहचान की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फंजाई एंड प्लांट डिजीजेज बुक किसने लिखी? ऑप्शन है यहाँ पर के.आर. कीर्तिकर, बी.वी. मुंदकर, डॉक्टर के.सी. मेहता या फिर ई.जे. बटलर। फंजाई एंड प्लांट डिजीजेज जो बुक है ई.जे. बटलर के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन है यहाँ पर डी, ये सही होगा। ई.जे. बटलर को हम फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया या फिर फादर ऑफ माइकोलॉजी इन इंडिया, यानी भारत में कवक विज्ञान का पिता और पादप रोग विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हीट रस्ट कवक के जीवन चक्र की खोज किसने की? ऑप्शन है यहाँ पर के.आर. कीर्तिकर, बी.वी. मुंदकर, डॉक्टर के.सी. मेहता या फिर ई.जे. बटलर। व्हीट रस्ट जो कवक है उसके जीवन चक्र की खोज डॉक्टर के.सी. मेहता ने की थी। इसमें ऑप्शन नंबर सी है सही होगा। इनको हम इसके लिए फादर ऑफ व्हीट रस्ट डिजीजेज इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडियन फाइटोपैथोलॉजी सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है यहाँ पर के.आर. कीर्तिकर, बी.वी. मुंदकर, डॉक्टर के.सी. मेहता या फिर ई.जे. बटलर। तो इंडियन फाइटोपैथोलॉजी सोसाइटी की जो स्थापना है ये बी.वी. मुंदकर ने की थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इन्होंने इंडियन फाइटोपैथोलॉजी सोसाइटी की जो स्थापना है वो IARI न्यू दिल्ली में की थी और वहीं से इंडियन फाइटोपैथोलॉजी जो पत्रिका है ये प्रकाशित होती है। इसके बाद इन्होंने बी.वी. मुंदकर की एक बुक भी याद रखेंगे, टेक्स्ट बुक है फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस, इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एंडेमिक डिजीज का उदाहरण है। ऑप्शन है यहाँ पर अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो या फिर व्हीट रस्ट। तो एंडेमिक डिजीज का उदाहरण अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, फादर ऑफ नेमेटोलॉजी कौन है? ऑप्शन यहाँ पर एस.सी. बेसियन, एनेकॉब, हेमसिंग, पृथ्वी, लेफ्रॉय। तो फादर ऑफ नेमेटोलॉजी एस.सी. बेसियन को माना जाता है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा एनेकॉब को मॉडर्न नेमेटोलॉजी यानी अमेरिकन नेमेटोलॉजी का फादर माना जाता है और मॉडर्न नेमेटोलॉजी का फादर माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बोर्डियाक्स मिश्रण की खोज किसने की? ऑप्शन है यहाँ पर बटलर, ब्यूरिल, मिलार्डेट या फिर माइकेली। बोर्डियाक्स मिक्सचर की जो खोज है वो मिलार्डेट ने की थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्थानगत रोग का उदाहरण है। ऑप्शन है यहाँ पर विल्ट, व्हीट रस्ट, स्टंटिंग या फिर ऑल। तो स्थानगत डिजीज का उदाहरण यहाँ पर व्हीट रस्ट है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाकी विल्ट पूरे प्लांट पर होता है, तो ये आपका सिस्टमिक डिजीज है, और स्टंटिंग इसका प्रभाव पूरे प्लांट पर होता है, तो ये भी सिस्टमिक डिजीज है, सर्वांगी रोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मृदा जनित रोग है। ऑप्शन है यहाँ पर डैम्पिंग ऑफ ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी या फिर ऑल। तो मृदा जनित जो रोग है यहाँ पर ऑप्शन है डैम्पिंग ऑफ ऑल, और ये भी मृदा जनित रोग है। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा ये भी मृदा जनित रोग है, और डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी ये भी मृदा जनित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑल वाला सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लूज स्मट ऑफ व्हीट रोग है। ऑप्शन है यहाँ पर सॉयल बॉर्न, इंटरनली सीड बॉर्न, एक्सटर्नली सीड बॉर्न या फिर एयर बॉर्न। तो जो लूज स्मट ऑफ व्हीट डिजीज है ये
इंटरनली सीड बॉर्न होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब किसी रोग का प्रसार वायु द्वारा होता है कहलाता है। ऑप्शन है यहाँ पर सीड बॉर्न, सॉयल बॉर्न, एयर बॉर्न या फिर ऑल। तो जब किसी रोग का प्रसार वायु द्वारा होता है तो उसको हम एयरबॉर्न कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद 20 लास्ट क्वेश्चन है, जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र में निरंतर बना रहता है कहलाता है। ऑप्शन है यहाँ पर एंडेमिक डिजीज, एपिडेमिक डिजीज, स्पोराडिक डिजीज या फिर पैंडेमिक डिजीज। तो जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र में निरंतर बना रहता है तब उसको हम एंडेमिक डिजीज कहते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जबकि एपिडेमिक डिजीज कभी कभी आता है और स्पोराडिक डिजीज भी इर्रेगुलर इंटरवल पर आता है, ये भी कभी कभी आता है। और जो पैंडेमिक डिजीज़ है ये जब भी आता है काफ़ी महाद्वीपों को कवर करता है, बहुत बड़े क्षेत्र को या फिर पूरे विश्व को कवर करता है, तो ऐसी डिजीज़ को हम पैंडेमिक डिजीज़ कहते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।